इस वक्त मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि सड़क पर मैं बेतहासा दौड़े जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जिन परेशानियों ने मुझे घेर रखा था, उनसे छुटकारा पाने का मेरे पास अब बस एक ही रास्ता था, वो थी नौकरी। लेकिन आज के समय में किसी भी नौकरी को पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं सड़क पर चलते हुए आस-पास नज़र दौड़ाती जा रही थी और देख रही थी कि शायद मुझे कहीं पर कोई ऐसी जगह दिख जाए जहाँ से मुझे नौकरी की कोई उम्मीद नजर आए। एक दो जगह पर मैंने खुद से जाकर भी जब पूछा कि क्या यहाँ पर किसी भी तरह की नौकरी की जगह खाली है, तो मुझे वहां से सिवाय निराशा के और कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर रास्ते में मुझे एक पैम्पलेट दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जिसमें नौकरी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी। मैंने तुरंत ही उस कंपनी का नाम पढ़ा और जल्दी जल्दी 30 मिनट के अंदर मैं इस कंपनी के बाहर पहुंच गई। मेरी हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि पैरों की चप्पल तक टूट गई थी और जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वो भी काफी गंदे और मैले हो गए थे। मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं लगातार भगवान से यही प्रार्थना किए जा रही थी कि आज कैसे भी करके इस कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी के मालिक से कैसे भी मेरी बात हो जाए और मैं उन्हें अपनी सारी परेशानियों के बारे में बता दूंगी और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मुझे इस नौकरी पर रख ले। फिर काफ़ी देर तक मैं उस कंपनी के मालिक का इंतजार करती रही, तो गार्ड ने मुझे वहां से भगाने की भी बहुत कोशिश की। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब ये वैकेंसी भी भर चुकी है और अब यहाँ पर कोई भी नौकरी खाली नहीं है। लेकिन मैं वहां से हिल नहीं रही थी। तो वो मेरी हालत देखकर कहने लगा कि तुम शायद यहाँ पर साहब से भीख मांगने के लिए खड़ी हो, मगर तुम नहीं जानती कि साहब को इस तरह की बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो मांगने वालों को ऑफिस के सामने खड़े नहीं होने देते। मगर मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहीं पर खड़ी रही। मुझे इस बात पर विश्वास था कि साहब जी वहां पर जरूर आएंगे, तो मैं उनसे तभी मदद के लिए अपील करूंगी। शायद वो मुझ पर रहम खा ले और मुझे इनकार ना करे। तभी वहां पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और मुझसे पहले ही वो गार्ड वहां लपक कर पहुंचा और उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर मुझसे गुस्से में कहने लगा कि यहाँ से निकलो, वरना साहब को गुस्सा आ जाएगा। मगर मैंने इस बार भी उसे नजरअंदाज कर दिया। मैं तुरंत ही साहब के पास पहुंची और कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसों की और काम की सख्त जरूरत है। आप मुझे अपनी कंपनी में किसी भी काम पर रख लें। आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मेरी बात पर साहब ने मुझे गौर से सर से लेकर पैरों तक देखा। उनके देखने का अंदाज ऐसा था कि मैं बुरी तरह से कांप गई थी। मगर फिर भी मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त नहीं रही जब वो मुझसे कहने लगे कि तुमने कितनी पढ़ाई की है। फिर मैंने उन्हें बताया कि दरअसल मैं 12वीं पास हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे, ठीक है, मैं इसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ पर नौकरी पर रख रहा हूँ और तुम्हें काम भी सिखाया जाएगा, मगर मेरी एक शर्त है। उनकी पहली बात सुनकर जहाँ मैं खुशी से उछल पड़ी थी, वहीं उनकी अगली बात सुनकर मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैंने कहा, आखिर कैसी शर्त है आपकी? तो वो कहने लगे कि तुम्हें एक बार मेरी बात माननी होगी। जो भी मैं तुम्हें करने को कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने मुझे मेरी आधी तनख्वाह तुरंत ही मेरे हाथ पर रख दी थी। फिर वो मुझसे कहने लगे, तुम्हारे काम का ये एडवांस मैंने अभी दिया है, ताकि तुम अपनी ज़रूरत को पूरा कर लो और अपना हुलिया भी बेहतर कर लो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। फिर वो मुझसे कहने लगे कि कल से तुम नौकरी पर आ जाना। मैं खुशी खुशी अपने घर गई। घर जाकर मैंने अपनी माँ को ये बात बताई, तो उन्हें भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब से मेरे पिता हम लोगों को छोड़कर गए थे, तब से ही जैसे परेशानियां हम दोनों माँ बेटी के ऊपर टूट पड़ी थी। हम दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और गरीबी तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। कोई भी नहीं था जो हमसे हमारी जरूरत के बारे में पूछता। यहाँ तक कि जो भी हमारे रिश्तेदार थे, वो सब भी हमें देखकर अपना मुंह मोड़ लेते थे, जैसे कि हम कोई अछूत हों। मैं इन पैसों से अपने लिए 2-3 जोड़ी कपड़े खरीद लाई थी, क्योंकि मैं अच्छे कपड़ों के बिना अपने ऑफिस में काम पर नहीं जा सकती थी। मैंने घर का भी थोड़ा सा सामान खरीद लिया। माँ को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो कहने लगी कि भगवान चाहे तो हमारी हालत फिर से अच्छी हो जाएगी।
मगर एक तरफ मैं ये भी सोचती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ भी पीले कर दूं। कल को अगर मुझे भी कुछ हो गया तो फिर तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाओगी। और तुम तो जानती ही हो कि दुनिया कैसी है। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अकेला देखेंगे तो नोच कर खा जाएंगे। मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया और उन्हें तसल्ली देने लगी। मैंने उनसे कहा, आप बेकार ही इतनी फिक्र करती हो, कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने चाहा तो देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और फिर आपको अपनी आंखों से मेरी इतनी खुशियां दिखाई देंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। माँ मेरी बात सुनकर मुस्कुराई थी। अगले ही दिन से मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। वहां पर जो काम मुझे करने के लिए दिया गया था वो बहुत ही मुश्किल था और मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए मुझे ये सारे काम समझने में भी बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। मगर फिर भी मैं पूरी लगन और मेहनत से इस काम को सीखने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये काम सिखाने की जिम्मेदारी साहब ने अमन सर पर डाल दी थी। अमन सर बहुत अच्छे थे। वो मुझे हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाते थे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि यहाँ पर काम करने वाली सारी लड़कियाँ मुझे देखकर अजीब अंदाज में ही हंसती थीं और कई बार तो वो मुझे देखते हुए एक दूसरे को अजीब से उल्टे सीधे इशारे भी करती थी और मुझसे सवाल भी पूछती थी। जब भी मैं साहब के केबिन से वापस आती तो वो मुझसे हंसते हुए कहती कि तुम्हें तो यहाँ पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं। बड़ी ही अजीब बात है कि अब तक तुम्हें साहब कहीं पर भी लेकर क्यों नहीं गए। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगता था। भला साहब मुझे क्यों कहीं पर लेकर जाने वाले। मुझे इन लड़कियों की सोच पर बहुत अफसोस होता था कि उनकी सोच किस कदर गंदी है और वो किस अंदाज में दूसरों के बारे में बात करती रहती हैं। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 2 महीने का वक्त गुजर गया था। इन 2 महीनों में ना तो साहब ने नजर उठाकर कभी मेरी तरफ देखा था और ना ही कभी मुझसे कोई ऐसी वैसी बात कही थी जिसके बिना पर मैं उनके बारे में कुछ भी गलत सोचती या समझती। हाँ, लेकिन साहब बहुत अच्छे थे, जिन्होंने इस मजबूरी की हालत में मेरी मदद की थी और मुझे नौकरी पर रख लिया था। मगर ये लड़कियों की बातें मुझे बहुत परेशान करती थी और मैं एक अलग ही दुख में फंसती रहती थी। मेरी माँ के दिल में भी 100 तरह की बातें आती थी कि आखिर उस बंदे ने मुझ जैसी मामूली सी लड़की को नौकरी पर क्यों रख लिया था, जबकि वहां पर तो मुझसे भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई वाली और काफी लड़कियां मौजूद थीं। अब उनके दिल से भी तमाम बुरे ख्यालात दूर हो गए थे। मैं ऑफिस में अच्छे से काम कर रही थी। आज साहब भी ऑफिस नहीं आए थे। उनकी सेक्रेटरी का कहना था कि वो आज किसी जरूरी काम की वजह से ऑफिस नहीं आएंगे और बाकी स्टाफ भी शाम के वक्त ही अपने घर चला गया था। मैं भी घर के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी मुझे साहब के नंबर से कॉल आई और वो मुझसे कहने लगे कि तुम तुरंत ही मेरे घर आ जाओ। मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम्हें मेरी वो बात याद है ना, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सुनकर मैंने साहब से कहा कि मैं अभी आपके घर आ जाती हूँ और फिर मैंने माँ को फोन करके बता दिया कि मैं आज किसी काम की वजह से साहब के घर जा रही हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। फिर मैं जब साहब के घर गई तो वो उस वक्त अपने हॉल में ही टहल रहे थे। मुझे देखकर वो बड़ी बेताबी से मेरी तरफ बढ़े और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मैंने एक बार कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी और तुमने भी उस वक्त हामी भरी थी। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाकर उन्हें इस बात का जवाब दिया कि मुझे अभी भी वो बात अच्छे से याद है और मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बड़े ही अजीब अंदाज में मुस्कुरा दिए और कहने लगे, चलो अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। अब ऑफिस की सारी लड़कियों की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, जो उन्होंने अब तक साहब के बारे में मुझे कही थी कि वो मुझे अभी तक कहीं पर लेकर क्यों नहीं गए हैं। इसका मतलब ये था कि साहब की अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों पर बुरी नज़र थी। तभी तो उन लड़कियों ने मुझे ये बात कही थी। मैंने साहब जी को कहा कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं मजबूरी की वजह से ये नौकरी कर रही हूँ, मगर आप मेरी इज्जत नहीं खरीद सकते हैं। मेरा इतना कहना ही था कि तभी उनके चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा छा गया। वो कहने लगे कि मैं तुमसे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ और ही बात करनी है। अब उनका गुस्सा देखकर मुझे भी अपनी सोच पर
शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और फिर उनके साथ मैं उनके कमरे में आ गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर घुसी तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैं ये सोचकर यहाँ पर आई थी कि साहब की पत्नी बीमार थी और साहब ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। मगर सामने का जो मंजर था उसने तो मुझे हैरान कर दिया था। मैंने हैरत भरी नज़रों से साहब की तरफ देखा और पूछा कि ये सब क्या है और ये कैसे हो गया? तो साहब कहने लगे कि बस ये सब कुछ अचानक से ही हो गया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैंने ये कैसे कर दिया है। वो दोनों हाथों में सर थाम के रह गए थे, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ये सब देखकर पागल होने को आ गई थी। मैंने साहब को कहा कि आपको तो इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। तो वो खामोशी से मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे कि लेकिन ये तो मर चुकी है, अब इसे कहीं भी लेकर जाने का कोई भी फायदा नहीं है। अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर इसे बचा नहीं सकता। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने उनसे कहा कि तो फिर आप मुझे बताएं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर कहने लगे कि दरअसल मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे ही शादी भी करना चाहता था, मगर मजबूरन मेरी शादी संगीता के साथ हो गई थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी मैं उस लड़की को अब तक भुला नहीं पाया था और फिर अपनी पत्नी से छुपकर मैंने उसके साथ अपना रिश्ता भी जोड़ा हुआ था और इसीलिए मैं अक्सर उससे मिलता भी रहता था। लेकिन मेरी पत्नी को मुझ पर शक होने लगा था। न जाने उसे मुझ पर शक कैसे हुआ था। ये ज़रूर किसी की जासूसी थी या फिर शरारत, या फिर वो खुद ही मुझ पर नज़र रखने लगी थी। आज सुबह उसने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रही है और ये 1 हफ्ता मुझे उसके बिना ही रहना पड़ेगा। मैंने उसके सामने अपनी झूठी उदासी का इजहार किया, मगर दिल ही दिल में मैं ये सोचकर बहुत खुश था कि मैं प्रिया के साथ दिल खोलकर मुलाकात कर सकता था। अब मुझे किसी भी बात का कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैंने प्रिया को घर पर बुला लिया था। लेकिन उसके आने के थोड़े देर के बाद ही मेरी पत्नी भी घर वापस आ गई और उसने मुझे प्रिया के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर तो वो मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी, मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। गुस्से की हालत में वो मेरे साथ हाथापाई पर उतर आई और इधर मैं भी उससे भिड़ गया और इसी सब में न जाने कैसे मेरे हाथ में खंजर आ गया और मैंने बिना सोचे समझे उसके सीने में सीधा उतार दिया और फिर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। अब मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर ऐसी मुसीबत में मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आया और तुमसे कही हुई वो बात भी मुझे याद आ गई। इसीलिए अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। साहब की बात को मैं तसल्ली से सुन रही थी। उनकी ये बात सुनकर मैं चौंक उठी और उनसे कहने लगी कि आखिर मुझे इसमें क्या करना होगा। वो गहरी सांस लेकर कहने लगे कि तुम्हें मेरी पत्नी के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लेना होगा। तुमको सबको ये बात कहनी होगी कि ये कत्ल तुमने किया है। तुम यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आई थी और फिर जब मेरी पत्नी ने तुम्हें देख लिया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया तो तुमने अपने आप को बचाने के लिए उसे मार दिया। साहब के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस कत्ल का इल्जाम अपने सर नहीं ले सकती, फिर तो मुझे सजा हो जाएगी और मेरी माँ को जब ये सब पता चलेगा तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। साहब जी कहने लगे, तुम चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, तुम फिक्र मत करो। तुम एक बार मेरा कहा मान लो, उसके बाद मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हारी जमानत आराम से करवा लूंगा और पुलिस को कह दूंगा कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के कत्ल के लिए माफ कर दिया है। लेकिन अगर मुझे अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में जेल हो गई तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर तो मेरी इतनी धन दौलत भी मेरे किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मेरा ये तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा वकील करूंगा। बस थोड़े से ही पैसे ही खर्च करने से तुम आराम से जेल से बाहर आ जाओगी। फिर उसके बाद तो मैं तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा और तो और तुम्हें एक बहुत ही अच्छे इलाके में घर भी खरीद कर दे दूंगा। और इसके अलावा तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं तुम्हें वो सब करके दूंगा। मैं तो उनकी बात सुनने के बाद दोनों हाथों में अपना सर थाम के रह गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं।
मेरे दिल की धड़कन बार-बार मुझे ये एहसास दिला रही थी कि ये सब गलत है। मुझे ये सब अपने सर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह से बहुत बुरी तरह से फँस जाऊँगी। और दूसरी तरफ साहब थे जो मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। लेकिन जब बहुत सोचने समझने के बाद मैंने इनकार किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वो कहने लगे कि अगर तुम खुद नहीं मानोगी तो फिर मैं तुमसे ज़बरदस्ती इस बात को मनवा सकता हूँ। मैं तुम पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। तुम्हारे घर में ढेर सारे पैसे रखवाकर तुम्हें मैं फँसा भी सकता हूँ। और अपनी पत्नी के लाश को गायब करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं था। मैं उनकी बात मान लूँ। वैसे तो मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी, मगर जब उसने मेरी माँ के बारे में मुझे धमकी दी तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अपनी माँ के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती थी। अगर मेरी माँ को मेरी वजह से तकलीफ पहुँचती तो ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्हें मेरा फैसला सुनकर बहुत खुशी हुई थी। तभी उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। फिर पुलिस मुझे पकड़कर जेल ले गई थी। आज मेरी जेल में पहली रात थी। आज पहला दिन ऐसा था कि मैं अपने घर से दूर, अपनी माँ से दूर रह रही थी और मैं बार-बार बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मुझे इस बात पर पछतावा हो रहा था कि मुझे साहब की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब पुलिस में भी जो मुझसे पूछता है तो मैं उनके सामने वही बात बता रही थी जो मुझे साहब जी ने कहने को बोला था। मेरा दिल अंदर से बुरी तरह से रो रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए थे। साहब ने तो कहा था कि वो 1 हफ्ते के बाद ही मुझे जेल से रिहा करवा लेंगे, लेकिन अब तो 2 हफ्ते का वक्त बीत गया था। अब तक तो साहब ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था और 2 हफ्ते के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई तो वो भी बहुत रो रही थी। मैंने माँ को देखा तो अपने जज्बातों पर मैं काबू नहीं रख पाई। मैंने उनसे कहा कि साहब से पूछिए कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं किया। माँ मुझे हैरत से देखकर कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे साहब के पास कितनी बार जा चुकी हूँ, मगर उसका कहना है कि वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकते। तुमने उनकी पत्नी का कत्ल किया है, यहाँ तक कि मैंने उसके पैर भी पड़े थे, मगर वो तुम्हें माफ़ करने की तैयार ही नहीं है। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। तब फिर मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को बताई तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे तुमसे इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। तुम किसी की बातों में ऐसे कैसे आ सकती हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ये जुर्म अपने सर पर क्यों लिया? माँ अब बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं। अब मैं फूट-फूट कर रो पड़ी थी। मैं उस दिन को कोस रही थी जब मैंने साहब को मुझे नौकरी देने के लिए कहा था और उनकी ये शर्त मान ली थी कि जो वह मुझे करने को बोलेंगे मैं कर दूंगी। अभी ये कत्ल अपने सर पर लेने की मुझे क्या ज़रूरत थी? मैं अपनी माँ को लेकर वहाँ से दूर चली जाती, कानून को अपनी सच्चाई बता देती तो आज ये सब कुछ ना होता। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई वकील तक कर सकती जो मुझे निकलवाने के लिए बंदोबस्त करता। जो ये काम कर सकता था वो न जाने क्यों हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। अब मुझे डर लग रहा था कि सारी जिंदगी मैं ऐसे ही जेल में न सड़ जाऊं। मगर फिर एक दिन एक अच्छी बात हुई। मैंने तो ये सोच लिया था कि मुझे सारी जिंदगी इस जेल में सड़ते हुए गुजारनी पड़ेगी और सारी जिंदगी अपनी माँ की शक्ल देखने को मैं तरस जाऊंगी। मगर उस दिन जब जेलर साहब ने आकर मुझे जेल से बाहर निकाला और उन्होंने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी जिंदगी अब तक बहुत बुरी बीती थी। मेरे माता पिता दोनों ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, मगर दुख की बात यह थी कि उन्होंने गरीबी में ही जिंदगी जीने को अपनी किस्मत मान लिया था। उन्होंने कभी भी अपने हालातों को बदलने की कोशिश नहीं की थी। मैं जब भी उन्हें गरीबी के आलम में जिंदगी गुजारते हुए देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं उन्हें यही कहती थी कि इंसान को अपने हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप गरीब हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कमाई को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। आपको अपना कोई काम करना चाहिए, कोई हुनर सीखना चाहिए, अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहिए। हो सकता है कि आपको इससे बेहतर नौकरी मिल जाए। मैं जब ऐसी बातें अपनी सहेलियों से और हम उम्र लड़कों से करती तो वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझ पर हंसते और कहते कि हम सब लोग गरीब और गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमारा नसीब कैसे बदल सकता है।
मगर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचती थी जब इंसान कुछ करने पर आए तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं अपने इलाके की पहली लड़की थी जो स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए आई थी। यूं तो जब मैं कॉलेज में आई थी तो मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थीं। उनकी नज़रों में गरीबी एक मजाक थी। जो चीज़ उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी वो उसकी बदसूरती से, उसकी तकलीफ से वाकिफ कैसे हो सकती थी। मुझे उनका रवैया बहुत दुखी करता था। मगर मैं यहाँ पढ़ने आई थी, कुछ बनने के लिए आई थी, और ऐसे में अगर मैं छोटी छोटी बातों को अपने मन से लगा लेती तो मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और सब लड़कियों से ज्यादा मेरे ही नंबर आते थे। अब लड़कियों का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। वो मेरे साथ अच्छे से पेश आने लगी थी। ये मेरी पहली कामयाबी थी। मुझे लगता था कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे हासिल हो जाएगा। जब मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊंगी तो फिर यही लोग जो मेरा आज मजाक उड़ाते हैं वही लोग मुझे ताल्लुक जोड़ने की जरूरत महसूस करेंगे। मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। तब मैं 12वीं क्लास में थी जब मेरे पिता का निधन हो गया, और उनके बाद से तो हमारी दुनिया ही अंधेरे में गुम हो गई थी। हमारे आसपास तो हमारी ही तरह के गरीब लोग रहते थे और वो सब जैसे तैसे अपना खाना ही जुटाते थे। ऐसे में उनसे किसी भी मदद की उम्मीद कैसे रखी जा सकती थी। हमारे जो रिश्तेदार थे, जो पिता से मिलने वाले थे, उन सब ने तो मानो अपनी आंखें हमारे लिए बंद ही कर रखी थी। कोई भी शख्स हमारी मदद करने को और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था, और ये सब कुछ मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। अब तो मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, मगर इससे भी हमारा गुजारा होना नामुमकिन था। फिर मेरी माँ अचानक से बीमार हो गई। अब तो उनमें चारपाई से उठने की भी हिम्मत नहीं बची थी। जब तक उनका किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज ना करवाया जाता और उन्हें अच्छी दवा ना दी जाती, तब तक वो ठीक नहीं हो सकती थी। मैं लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। मगर उससे भी इतने पैसे नहीं आते थे कि मैं घर चलाने के साथ साथ अपनी माँ का इलाज भी करवा सकूं। पापा को तो मैंने खो दिया था, मगर उनके बाद मैं अपनी माँ को खोने के बारे में सोच नहीं सकती थी। तभी मैं उस कंपनी में नौकरी करने चली गई थी। मेरे पास नॉलेज कम थी, मगर मुझे इस बात का यकीन था कि अगर मैं उस शख्स को मजबूरी बता दूं और उसे अपने हालात के बारे में पहले से आगाह कर दूं, और अगर वो मुझे नौकरी पर रख लेगा तो मैं दिन रात मेहनत करके अच्छा काम करके दिखाऊंगी और फिर मेरी किस्मत बदलने लगेगी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मैं ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी। उस शख्स ने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, और शायद वो खुद अपनी जिंदगी में बिजी हो गया था, तभी तो उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। मैं इस बारे में सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। और फिर जेलर साहब ने मुझे आकर ये कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो चुकी है। ये सुनकर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहने लगे कि कल की खबर में सब कुछ आ जाएगा और कल तुम्हें एक बार फिर से अदालत में पेश किया जाएगा, इसलिए कल वक्त पर आ जाना। जो भी हकीकत है वो सबके सामने आ जाएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैं अपने घर आ गई। मेरी माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। उनके पास मोहल्ले की औरतें बैठी हुई थी और सब ने जब मुझे अपनी आंखों के सामने देखा, उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और वो बहुत देर तक मुझसे लिपट कर रोती रही। वो मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ पर कैसे आई? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साहब ने मेरी जमानत करवा ली है, और देख लो, आखिर उन्होंने मुझे छुड़वा लिया, मुझे आज़ाद करवा ही दिया। अब मैं साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके घर में जाना चाहती हूँ। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले और फिर अपनी माँ का हाथ का खाना खाकर मैं साहब का शुक्रिया अदा करने उनके घर में आई। मैं आज बहुत खुश थी कि इतने दिनों के बाद मैं जेल से रिहा हुई थी। आज तो मेरा खुश होना और साहब का शुक्रिया अदा करना तो बनता था। जब मैं उनके घर पर आई तो ये देखकर हैरान परेशान रह गई, क्योंकि साहब के घर के आसपास तो पुलिस जमा थी और उनका दरवाजा भी बंद था। चौकीदार के बजाय वहां पर पुलिस वाले नजर आ रहे थे। मैं वहीं से वापस पलटी
और जब रास्ते में मिलने वाले कुछ लोगों से मैंने इस बारे में पूछा तो वो सब कहने लगे कि साहब को तो पुलिस पकड़ कर ले गई और ये घर भी सील कर दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ था। फिर मैं बाहर कैसे आ गई थी? क्या पुलिस वालों को पता चल गया था कि ये कत्ल मैंने नहीं बल्कि साहब ने किया है? अब सारी हकीकत तो कोर्ट में जाकर ही मालूम होनी थी। मैं फिर खामोशी से अपने घर वापस आ गई तो माँ ने मुझसे पूछा कि साहब से मिली थी। तब मैंने माँ को सारी बात बताई तो वो भी सुनकर हैरान रह गई। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? मगर जो भी था मेरे हक में था, ये तो बेहतर हुआ था। अगले दिन जब मैं अदालत में पेश हुई तो तब मैं ये जानने को बेचैन थी कि मेरी बेगुनाही आखिर साबित कैसे हुई थी। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि साहब सामने कटघरे में सर झुकाए खड़े थे। जज ने उनसे कहा कि आपका जुर्म साबित हो गया और ये बातें सबके सामने आ चुकी हैं कि ये लड़की बेगुनाह थी, इसको मुजरिम आपने बनाया है। आपके कहने पर ही इस लड़की ने कत्ल अपने सिर पर लिया और अब आप सब लोगों को ये बताएं कि आपने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया। साहब जी थके अंदाज में कहने लगे कि मैं गरीब नौजवान था, मैं अमीर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने शॉर्टकट अपनाया क्योंकि मुझे गरीबी से सख्त नफरत थी। और फिर मैंने एक अमीर लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, उसे इस कदर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया कि वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और फिर उस लड़की ने अपने आप ही अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर ली थी। उसके पापा ने मुझे पहले ही नज़र में पहचान लिया था कि मैं एक धोखेबाज हूँ। मैं कभी उसकी बेटी को खुश नहीं रख पाऊंगा। ना जाने कैसे वो शख्स मुझे पहली नज़र में पहचान गया था, मगर मेरी पत्नी ने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और मुझसे शादी करके वो अपने बाप से अलग हो गई। कुछ अरसे के बाद उसका बाप जिंदगी की बाजी हार गया तो बाप का सब कुछ मेरी पत्नी के नाम पर हो गया था। ये सब पैसा जायदाद सब कुछ अब हम दोनों के पास थी। मुझे उसने कभी किसी मामले में रोक टोक नहीं की थी। मेरा जो दिल करता, जहाँ चाहता मैं वहाँ चला जाता। तो उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, ना ही कभी उसने मुझ पर किसी मामले में शक किया था। मगर मेरे लिए सुकून कहीं नहीं था। मैं चाहता था कि ये सब कुछ मुझे हासिल होता रहे। फिर जब मेरी दोबारा से मेरी प्रेमिका प्रिया से मुलाकात हुई तो मैं उसे देखकर अपने दिल पर काबू रखना भूल गया था और उसके साथ मेरे रिश्ते फिर से पैदा हो गए थे। मैं प्रिया से बहुत मोहब्बत करता था और उसके बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। प्रिया भी जानती थी कि ये शादी मैंने महज अपनी मजबूरी की वजह से की थी और अब जब मैं उस पर भी पैसा उड़ाने लगा तो उसने भी मुझसे अपने प्यार का इजहार कर लिया था। अब हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे थे। मैं अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रखा करता था, उससे भी मैं बहुत प्यार करता था। उसे कभी भी इस बारे में शक नहीं हुआ। मगर एक दिन उसके एक खास नौकर ने मुझे प्रिया के साथ देख लिया और मेरी पत्नी को सारी बात बता दी। मगर मेरी पत्नी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। वो जब तक अपनी आंखों से ना देख लेती वो मेरे खिलाफ किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करती थी। मगर एक दिन जब उसने मुझे खुद प्रिया के साथ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ था, मगर उसने मेरे सामने किसी भी बात का इजहार नहीं किया था। और फिर उसने मुझे जानबूझकर कहा कि वो कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रही है। ये बात उसने ऐसे ही कही थी, बल्कि ये जानने के लिए कही थी ताकि मैं उसकी गैर मौजूदगी में क्या करता हूँ, क्या मैं प्रिया से मिलता हूँ, वो ये सब देख सके। वो जब चली गई तो मैंने सोचा कि आज प्रिया को घर ही लेकर आता हूँ। मुझसे मिलने को दिल कर रहा था, मगर जब मैं प्रिया को घर लेकर आया तो उस वक्त मेरी पत्नी भी वहां आ गई। उसने हम दोनों को बहुत गलत तरह से देख लिया था और ये देखकर मैं बुरी तरह से खौफ से भर गया था। मैं जान गया था कि अब वो मुझे छोड़ देगी और फिर मेरे हाथ से ये सारी जायदाद, सारी धन दौलत सब कुछ निकल जाएगा। तभी मैंने घबरा कर उसका कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद सारी दौलत अपने आप ही मेरे हिस्से में आ गई। मुझे लगा कि इस लड़की के सर पर अपनी पत्नी के इल्जाम को लगाकर मैं आराम से इस गुनाह से बचकर निकल जाऊंगा और सारी जायदाद का अकेला मालिक बनकर ऐश की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कमरे में मेरी पत्नी ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे, जिनके बारे में मेरी पत्नी के वकील को पहले से पता था। लेकिन सिर्फ मैं ही था जो इस बात से बेखबर था। दरअसल जब से मेरी पत्नी को प्रिया पर शक हुआ था तब से उसने बेडरूम में कैमरा लगा दिया था ताकि अगर उसकी गैर मौजूदगी में
प्रिया को मैं यहाँ लेकर आऊं तो सही बात पता चल सके। मगर मुझे ये नहीं पता था, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया। उस बात से लेकर इस लड़की को इस केस में फंसाने तक की पूरी रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद थी। उन दिनों मेरी पत्नी का वकील दूसरे शहर गया हुआ था और वो भी इस सब से बेखबर था, क्योंकि बहुत ही बीहड़ वाली जगह पर वो गया था। वहां पर सिग्नल नहीं आते थे। जब वो वहां से वापस लौटा तो उसे मेरी पत्नी के कत्ल के बारे में पता चला। फिर उसने ही तमाम सीसीटीवी कैमरा को पुलिस से कहकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करवाई और सारा सच सामने आ गया था कि ये कत्ल असल में मैंने किया था और इस लड़की को मैंने ही इस कत्ल को अपने सर पर लेने को कहा था। अब जाकर जब मैंने साहब की पूरी बात सुनी तब मुझे समझ आया था कि मैं क्यों जेल से रिहा हुई थी, और मैं इस बात का बहुत शुक्र मना रही थी। वरना अगर वहां पर कैमरे मौजूद नहीं होते तब तो मैं अब तक उस जेल में ही सड़ रही होती। मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि साहब जी ने कभी भी मुझे जेल से बाहर निकलवाना चाहा ही नहीं था। वो तो प्रिया के साथ आज़ादी से जिंदगी को जीना चाहते थे। अब जब उनकी पत्नी रास्ते से हट गई थी और सारी दौलत उनके हाथ में आ गई थी, तो ऐसे में वो अपनी मनपसंद औरत से शादी करके उनके साथ जिंदगी गुजार सकते थे। तो उन्हें मुझे भी जेल से बाहर निकलवाने की जरूरत ही क्या थी। मगर साहब इस बारे में भूल गए थे कि एक ऊपर वाला भी मौजूद है जो हर चीज पर नजर रखे हुए है। कब क्या हो जाए कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। फिर वो साहब का घर और जायदाद अब अनाथ बच्चों के लिए दे दी गई थी, क्योंकि साहब जी की पत्नी का कोई भी रिश्तेदार इस दिन दुनिया में मौजूद नहीं था। उसके बाद मैंने एक होटल में वेटर की नौकरी कर ली थी और इसके साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। मैं शुरू से ही मेहनती थी। मैंने मेहनत से जान छुड़ाने वालों में से कभी भी नहीं थी। अब मैंने कुछ समय के बाद होटल के सारे काम को समझ लिया था, साथ ही थोड़ी बहुत रकम भी मैं बचाने लगी थी। अब तो मुझे डिग्री भी मिल गई थी। मगर मैंने कहीं पर नौकरी करने की बजाय सोचा कि मैं कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू करूं, अपना कोई ऐसा कारोबार शुरू करूं जिससे मैं मेहनत करके दिन रात आगे बढ़ा सकूं। और फिर ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे और कुछ मैंने अपनी सेविंग से जोड़े थे और उन सबको लगाकर मैंने एक छोटी सी दुकान को खोला। शुरू में तो मेरा ये काम अच्छे से नहीं चला था, इसलिए मैं बहुत मायूस भी हो गई थी। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार ये बात कहती थी कि मैंने ये फैसला करके गलत किया। मगर अब कुछ महीनों के बाद जब मेरा काम अच्छे से चलने लगा और मैंने अपने साथ एक हेल्पर भी रख लिया था, तब मेरी माँ को मेरे फैसले पर खुशी होती है और वो मुझसे कहती हैं कि तुम बहुत बहादुर हो और अपने हालातों को अपनी मर्जी के मुताबिक ही बदल कर रख देती हो। मैं माँ की बात सुनकर हंस पड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि ये सब आपका और पापा का कमाल है, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। जो मेरे साहब थे उन्होंने मेरे साथ किया, उसको मैं जब भी याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। पर वो मेरा बीता कल था जो बीत गया है और अब मैं अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था, इसीलिए मेरे साथ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन साहब ने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया था, इसीलिए उन्हें उनके किए की सजा मिल चुकी है और आज वो उम्र कैद के तौर पर अपनी सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।